हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम पहले फेज़ और फेज़ डिफरेंस, उसके बाद हम रेफरेंस सर्किल का डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग डालें ऊपर, पहले लिखें फेज़। फेज़ देखिए, जब हम सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो अगर हम टाइम टी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कॉर्नर पे जाएगा, फिर आपको मालूम है वापस आएगा, फिर इधर आता है और फिर यहाँ पर आता है। ठीक, इस समय इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है, टाइम पीरियड टी कंप्लीट हो जाता है। तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसका फेज हम जीरो लेते हैं। ठीक, इसको एंगल में डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ये हमारा 1/4 पार्ट, फिर ये इतना पार्ट हुआ, ये हाफ हो गया यहाँ तक, ठीक है ना, फिर ये कंप्लीट हो गया पार्ट। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, π/2 90 होगा, क्योंकि 360 होगा ना टोटल, तो π/2 होगा। ठीक है, यहाँ पर पाई है। यहाँ पॉइंट पर ध्यान देना, जिस समय मीन पोजीशन पर पार्टिकल है और वो इस तरफ जा रहा है, तब इसका फेज 0 डिग्री है। इसको अभी बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है यहीं पर, तब इसका फेज कितना लेते हैं, पाई। इसका मतलब है कि फेज में पोजीशन भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों पॉइंट इंक्लूडिंग है। अब आप डिफिनेशन पहले नोट करें। देखिए, फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल, फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल, फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल at any instant, at any instant is a physical quantity, is a physical quantity which completely express, is a physical quantity which completely express the position and direction of motion, completely express the position and direction of motion of the particle at that instant. Completely, अभी यहीं पर हो, completely express the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position, with respect to its mean position, क्योंकि मीन पोजीशन से ही हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह का मेजरमेंट भी करते हैं। with respect to its mean position, it is measured in terms of, it is measured in terms of टाइम पीरियड से भी करते हैं। सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड और फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई, फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई। टी का भी टाइम पीरियड का फ्रैक्शन कर लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई। नेक्स्ट पैरा में, इन ऑसिलेटिंग मोशन, in oscillating motion the phase of a vibrating particle, in oscillating motion the phase of a vibrating particle is the argument of, is the argument of sine and cosine function, argument of sine and cosine function। लिख लें, अभी समझाते हैं। लिखा,
लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ SHM क्या देते हैं जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, हम इसको जो इनिशियल फेज आपको लिखाएंगे अभी, ये फाई नॉट कर दे रहे हैं, तो इसका जो ये आर्गुमेंट है इसको फाई से लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको फेज बोलते हैं, यानी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को या फाई को फेज बोलते हैं। लिख दें द क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज कॉल्ड फेज ऑफ ऑसिलेशन। The quantity omega t plus phi naught is called phase of oscillation at time t। जो SHM की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं साइन और कॉस फंक्शन, उनका जो आर्गुमेंट है इसको फेज बोला जाता है, ये ठीक है ना। और ओमेगा आपको मालूम 2 पाई बाई टी होता है। इसी में नेक्स्ट डिफिनीशन एक नोट करें, फिर फेज पर आते हैं। इनिशियल फेज नेक्स्ट हेडिंग डालें, इनिशियल फेज, और इसको इपोक भी बोलते हैं, EPOCH, इनिशियल फेज और इपोक, EPOCH। It is the phase of vibrating particle. It is the phase of vibrating particle corresponding at time t is equal to 0, corresponding to time t is equal to 0। तो नेचुरल है कि इसमें अगर t इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे आप, तो फाई इज इक्वल टू फाई नॉट हो जाएगा। कुल मिला के सीधे लर्न रखें, ये इनिशियल फेज होता है या इपोक, ये टोटल मिलाकर फेज कहलाता है, ठीक है ना। आपने कल भी देखा था डिस्क्रिप्शन में कि t0 पर जो है वो जो फेज होगा वो इनिशियल फेज होगा। नेक्स्ट पैरा में लिखें फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल always continuously, always changes लिख दो खाली, फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम, क्योंकि ओमेगा टी है ना, तो टाइम के साथ चेंज होगा। फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम, बट epoch remains constant at all times। बट इनिशियल फेज लिखना चाहें, इनिशियल फेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स। तो ये जो पार्टिकल है, अगर मीन पोजीशन आपकी ये है और इससे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इस समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फेज है वो 0 होगा, कॉर्नर पर जब जाएगा तो फेज पाई बाई 2। उसके बाद पार्टिकल जो है यहाँ से मोशन कर रहा है इधर को, पहले हम इधर ही को ले रहे हैं, पार्टिकल इधर जा रहा है, यहाँ पर फेज पाई बाई 2 होगा, फिर मीन पोजीशन पर आया। इस समय पार्टिकल की जो टेंडेंसी है मूव करने की वो राइट को थी, यहाँ रेस्ट में आ जाएगा, ठीक, इधर जाते समय फिर वापस आएगा। इस समय टेंडेंसी इस तरफ है, इसमें फेज बोलेंगे पाई। अगर टाइम में दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ टाइम t0 है, यहाँ पर t/4 है, यहाँ पर t/2 है, समझ गए ना। तो जनरली एंगल पर दिखाते हैं, इस कॉर्नर आप डायग्राम बना लें, जब इस कॉर्नर पर आएगा तब फेज कितना हो जाएगा 3π/2, और जब वापस यहाँ पर आया तो फेज 2π। अब इधर को मूव करने की टेंडेंसी है,
सेंटर पर यहाँ मूव करने की टेंडेंसी है, इधर लेफ्ट को टेंडेंसी है, फिर दोबारा वापस आ गया अपनी पोजीशन पर, अब टेंडेंसी जो है वो राइट की तरफ है मूव करने की। इसी को हम टाइम पीरियड टी से भी आप लिख सकते हैं, बल्कि आप यहाँ पर दिखाना चाहें तो यहाँ दिखा दें। यहाँ पर जो है वो टाइम टी 0 है, यहाँ पर t/4 है, यहाँ t/2 है, यहाँ पर 3t/4 है, और यहाँ पर कंप्लीट टी हो गया। ये पूरी जर्नी को 2π में डिवाइड कर लें तो रिपीट हो चुका। यहाँ पर फेज 0 है, कॉर्नर पर 90 हो गया तो π/2 लिख दिया, वापस आया तो पाई हो गया, यहाँ पर 3π/2 है, 270 डिग्री है, यहाँ 2π हो गया 360। इसी को फेज बोलते हैं। पार्टिकल कहाँ पर है? φ ω t + φ0 मिलाकर है, टोटल फेज है। φ0 इनिशियल फेज है, t 0 पर कहाँ पर? हम टाइम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखिए, आप जैसे आप पीरियोडिक फंक्शन को पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ समझ गए होंगे कि जो 0 फेज है वही फेज की वैल्यू 2π पर भी है। फिर इसके बाद 4π, 6π, 0, 2π, 4π, 6π सेम फेज पर होंगे, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू वहां पर इक्वल होगी, ठीक है ना। इसी तरह से टाइम में देख सकते हैं आप, ठीक है ना। पाई, 3π, 5π ऑड नंबर पर सेम फेज पर होंगे। इसमें लेफ्ट को जा रहा है, 0 पर राइट को जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालें फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, वैसे आप इस डायग्राम में जरा चेक कर लें। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां मीन पोजीशन पर राइट को जा रहा है और दूसरा जो है वो लेफ्ट को जा रहा है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई का नेचुरल है ना। एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर यहां पर है, एक इस कॉर्नर पर है, तो 3π/2 डिफरेंस है फेज का। समझ गए ना। अब आप नोट करें पहले, देखिए फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स tells the lack of harmony, the lack of harmony the lack of harmony in the vibrating status, comma लगा लिखते हैं, in the vibrating status of the two particles, in the vibrating status of the two particles at a given instant। 12th के भी एक चैप्टर में इसका बहुत काम आता है, फेज और फेज डिफरेंस का, अल्टरनेटिंग करंट में। तो वो फेज को यहीं पर समझा जाता है या फिर वेव्स में, वेव्स में भी है डिटेल में, ठीक है। मतलब है यही चीज है, ठीक है ना। नेचुरल है कि साइन कर्व वेव्स की तरह है ना, तो वेव्स के चैप्टर में है इसलिए। हाँ, तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टेल्स द लैक ऑफ हार्मोनी इन द वाइब्रेटिंग स्टेटस ऑफ द टू पार्टिकल्स एट ए गिवन इंस्टेंट। It is measured as the difference. It is measured as the difference in phase angle of. It is measured as the difference in phase angle of the two vibrating particles. Phase angle of the two vibrating particles at any instant. Phase angle of the two vibrating particles at any instant. जैसे कि अभी हमने डायग्राम में बताया था डिफरेंस। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, नीचे लिखें फर्स्ट पॉइंट। ये बेसिक चीज है, फेज पहली बार इसमें देख रहे हैं आप, आगे काम आता काफी चैप्टर में, ऐसे क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। देखिए व्हेन द टू
पहला एग्जाम्पल में लिखें, व्हेन द टू पार्टिकल्स, नेचुरल है, ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, व्हेन द टू पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन at the same time, moving in the same direction, phase difference is zero। बहुत सिंपल बात है, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो मीन पोजीशन पर एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा भी इधर को जा रहा है, तो नेचुरल है कि इनमें जो फेज डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का ही फेज जो है वो जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो होगा। अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो, फ्रिक्वेंसी सेम है तो दूसरे का भी इक्वेशन यही होगी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड अलग कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी अगर अलग हो गई तो फिर ग्राफ एक साथ नहीं बनेंगे, शुरू में तो होगा फेज लेकिन बाद में चेंज हो जाएगा। जैसे एक कर्व का आपने बनाया, ये साइन कर्व, इसका एम्पलीट्यूड a1 है और दूसरे कर्व का एम्पलीट्यूड हमने a2 बना दिया, ये a2 है। ये दोनों पार्टिकल में एक साथ मैक्सिमम होगा, एक साथ जीरो होंगे, एक साथ नेगेटिव पर आएंगे, समझ रहे ना। इनका फेज डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है ना। एक साथ कॉर्नर पर पहुंचे, एक साथ वापस आए। लेकिन हाँ, एक बात आप समझ लें यहाँ पर, अगर यहाँ अपने आप ये बात आप माइंड में एराइज कर सकते हैं, हमने यहाँ देखें जरा डायग्राम में, हमने ओमेगा को सेम लिया है, अगर फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी तो फिर हम इसको एक के ऊपर एक नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, ये बात नेचुरल है कि जब इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसका, इस y वाले का, इसको y2 कर दें चाहे, इसका अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मीनिंग है कि मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी देर में ये a2 को कवर करेगा उतनी देर में ये a1 कवर करेगा। नेचुरल है फिनोमिना। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, इस वाले का एम्पलीट्यूड y1 वाले का ये है और y2 वाले का a2 लिया है, ठीक है ना। तो बना दें फटाफट डायग्राम, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो, और नेचुरल है, बहुत क्लियर बात है, बिल्कुल। जल्दी बनाएं, दूसरा डायग्राम बनाना है। बस दो साइन वेव बना दो, एक के ऊपर एक में a1 एम्पलीट्यूड कर दो, एक में a2 एम्पलीट्यूड कर दिया। फ्रिक्वेंसी सेम है, तभी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, when the two vibrating particles cross देखिए their mean position, when the two vibrating particles cross their mean position at the same time moving in opposite direction, at the same time moving in opposite direction। और पहले वाले केस में ये ध्यान रखना कि दोनों पार्टिकल में अगर एक राउंड कंप्लीट भी हो गया है तो एक का फेज जीरो है और दूसरे का 2 पाई है, तो आप कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस 2 पाई है, लेकिन फेज डिफरेंस 2 पाई और फेज डिफरेंस जीरो एक ही बात है, आप समझ गए ना, या 4 पाई हो, वो एक ही फिनोमिना है। तो क्या लिखा, when the two vibrating particles cross their mean position at the same time moving in opposite direction, phase difference is equal to पाई, और ये 3 पाई भी पॉसिबल है या 5 पाई।
तो क्या होगा कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, ए ले रहे पार्टिकल, और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, बी। तो ए के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए ले रहे, ए साइन ओमेगा टी। नेचुरल है, अगर हम ए लिख रहे हैं दोनों में तो इक्वल हैं, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे में इक्वेशन क्या लिखें, फॉर बी क्या लिखें इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये पाई फॉरवर्ड है आगे, ठीक है ना। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या होगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी। अगर दोनों के ग्राफ बनाएंगे तो y1 का ग्राफ तो ये बनेगा, हमने एम्पलीट्यूड सेम लिया है, ठीक, और दूसरे का माइनस साइन, तो ये वाला y2 का हो गया और ये वाला y1 का हो गया। एम्पलीट्यूड सेम ले लिया है, आप लेना चाहें अलग, हाँ क्यों, अभी तो फेज डिफरेंस देखा था, जब ये इधर जा रहा है तो 0 है इसका फेज, इसका पाई है, तो यहाँ पाई नहीं प्लस करोगे, पाई प्लस करो ना ओमेगा टी में, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस साइन थीटा होगा ना, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और माइनस का कर्व नीचे बन जाएगा। एक जर्नी को 4 पार्ट में डिवाइड ही तो करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम, 0 से लिख दो, पाई बाई 2 लिख दो, पाई लिख दो, 3 पाई बाई 4, फिर 2 पाई हो गया। हाँ, मीन पोजीशन T0 वहां से ले रहे हैं। नेचुरल है कि जब हम थ्योरी को अब पढ़ेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर वो लेना पड़ेगा, हम साइन कर्व को लेकर चलेंगे मीन पोजीशन से, समझ गए ना, कि उसी के हिसाब से फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सभी ड्राइव होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो पार्टिकल ए है आपका, बी वाले को हमने ए वाले को लिया है आपका ओमेगा टी, और बी वाले पार्टिकल को फॉरवर्ड लिया है, ठीक है ना। तो पार्टिकल जो बी है वो इसको अहेड बोलेंगे या आगे है, फॉरवर्ड है, ठीक है ना, बाई हाफ वाइब्रेशन से, क्योंकि आप हाफ वाइब्रेशन इसका कंप्लीट हो चुका है बी वाले का, ठीक है ना, तो ये फॉरवर्ड है माना जाएगा, ठीक है ना, अहेड है या फॉरवर्ड है बी बाई हाफ वाइब्रेशन या बाई फेज एंगल। इसी को आगे चल के पढ़ेंगे 12th में, लीड और लैग बोलते हैं। जो आगे जा रहा है वो लीड कर रहा है, जो पीछे आ रहा है वो लैग कर रहा है, समझ गए ना कर्व को। तो नेक्स्ट लिखें, when particle A is passing, third example, when particle A is passing from the extreme position, when the particle A is passing from the extreme position with a tendency to move, with a tendency to move towards left, with a tendency to move towards left, यानी कि कॉर्नर पर पहुंचने के बाद लेफ्ट को जा रहा है। एंड पार्टिकल बी इज पासिंग, एंड पार्टिकल बी इज पासिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, from mean position with a tendency to move towards right. चेक करो, ये कॉर्नर पर आने के बाद ए जो है वो लेफ्ट को जा रहा है और बी की जो टेंडेंसी है वो ओरिजिन पर है और लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ जा रहा है। तो जरा बी की इक्वेशन क्या होगी, एम्पलीट्यूड सेम ले रहे हैं, बी की बताइए इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ए की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ये इसका ग्राफ हो जाएगा, y1 का ग्राफ साइन कर्व को फॉलो करेगा,
और जो y2 का ग्राफ है वो cos को फॉलो करेगा। ये y2 और ये y1। बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे साइन और कॉस का। इस तरह से हमने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना। ये डॉटेड वाला समझ गए होंगे ना, कॉस का हो गया ग्राफ, ठीक है ना, और ये ग्राफ दूसरा वाला साइन का ग्राफ हो गया। नेचुरल है कि इसमें ए जो है वो लीडिंग में है 90 डिग्री से कंपैरेटिवली बी के, क्योंकि बी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, राइट को जा रहा है, और जो ए है वो कॉर्नर पर है और वो लेफ्ट को जा रहा है। ठीक, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिए गए हैं क्योंकि इसमें बीच में भी हो सकता है पॉइंट, यहां से यहां तक कितना है 90 डिग्री, तो बीच में भी कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी पोजीशन हो सकती है। हाँ, क्या चीज? थर्ड में हमने दिया है कि वेन एक पार्टिकल जा रहा है, आपका जो ए है वो कॉर्नर पर है, किधर को मूव कर रहा है देखिए उसमें, हाँ लेफ्ट को जा रहा है, तो कॉर्नर पर है ना, और बी मीन पोजीशन पर है, किधर जा रहा है राइट को, तो नेचुरल है जो राइट को मीन पोजीशन पर है उसका फेज एंगल 0 हो गया और कॉर्नर वाले का 90 होता है। आप एक जर्नी को 4 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये एक यहां से कोई पार्टिकल कॉर्नर पर गया, यहां आया, इस कॉर्नर पर गया और यहां आ गया, ये पूरा 360 डिग्री होता है या 2 पाई। तो आप क्यों नहीं 4 में डिवाइड कर रहे हैं? 1/4 यहां तक हुआ ना, तो 2 पाई में 4 को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? तो वही तो लिख रहे हैं, आप 4 पार्ट में क्यों नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं? तो π/2 तो हुआ यहां पर, फिर वापस आ गया तो पाई हो गया, यहाँ 3π/4, यहां पर 2 पाई हो गया, तो वही तो ऐड किया है π/2। जो पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर जा रहा है वो y = a sin ωt होता है, कल पूरा डिस्क्रिप्शन किया है, और जो कॉर्नर पर है उसमें वो इससे 90 डिग्री लीड करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस कितना है π/2 है, तो क्यों नहीं इसमें π/2 प्लस कर रहे हैं? तो sin 90 + थीटा को cos लिख दो, समझ गए ना, सिंपल है। एक 2 पाई के एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड ही तो करना है, ठीक है ना। ये तो हमने जनरल ले लिए हैं, फेज डिफरेंस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री या 210, कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। आप जर्नी को मीन पोजीशन से स्टार्ट करें और फिर कंपेयर करते जाएं 0 से लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें। आप थ्योरी को जो जिस दिन लिखते हैं ना, जिसको थ्योरी ज़्यादा फिजिक्स में क्लियर नहीं है, वो उसी दिन उसको आप रिवाइज करें, तो वो थ्योरी फिर आ जाएगी कंट्रोल में, समझ गया ना बात। तो अब जरा आप हेडिंग डालें, नेक्स्ट जरा लिख रहे हैं सर्किल ऑफ रेफरेंस, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करें। सर्किल ऑफ रेफरेंस, ब्रैकेट में लिखा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ SHM, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ SHM। सर्किल ऑफ रेफरेंस, देखिए हमारे एग्जाम्पल इसमें बने हुए हैं, लेकिन पहले हम आपको अलग से ये बता रहे हैं, इसको समझने की आप कोशिश करें। देखो, जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल यूनिफॉर्म, यहां पर जो रेफरेंस आएगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन होती है, बोलो ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी हर समय चेंज होती रहती है, ठीक है। एक पार्टिकल जो है यहां ए से स्टार्ट करता है जर्नी को, ठीक, नहीं बनाए, वहां बने हुए हैं, अब बाद में बनाएंगे आप, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल यहां से जर्नी स्टार्ट करता है, ये इधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ये इसके डायमीटर हैं, एक वाई एक्सिस पर डायमीटर है और दूसरा एक्स एक्सिस ले लिया, दोनों 90 डिग्री पर हैं। जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को, तो हम उस पार्टिकल का इस
डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसे प्रोजेक्शन बोलते हैं। जब यहां पर वो है और सामने वाले डायमीटर पर प्रोजेक्शन डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ओरिजिन ओ पर आएगा। ओके, इसके बाद ये पार्टिकल मान लीजिए यहां पर चला गया ए डैश पर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर यहां डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर यहां पर आएगा एम पर। इसका मतलब है जब पार्टिकल ए से ए डैश तक पहुंचा उस समय परपेंडिकुलर ओ से एम तक चला गया। क्लियर है बात? इसके बाद पार्टिकल पहुंच गया यहां पर बी पर ले लेगा, तो जो प्रोजेक्शन था इस वाले डायमीटर पर वो भी बी पर ही आएगा। इसका मतलब देखिए, जब पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके अब 1/4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहां तक। इतनी देर में जो प्रोजेक्शन था वो मीन पोजीशन से आकर ऊपर आ गया यहां। ठीक, अब सेकंड क्वाड्रेंट में गया पार्टिकल। जब सेकंड क्वाड्रेंट में पार्टिकल जाएगा तो जो प्रोजेक्शन डालेंगे, जैसे पार्टिकल यहां आए तो प्रोजेक्शन यहां आएगा, तो प्रोजेक्शन नीचे आने लगा इधर टूवर्ड्स मीन, यानी कि सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर। अब पार्टिकल जब सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया तो फिर ये मीन पोजीशन पर आ गया। हाफ जर्नी इधर सर्किल की कंप्लीट हुई और उधर प्रोजेक्शन की हाफ जर्नी कंप्लीट हुई, ऊपर गया नीचे आया। ठीक, आगे देखें। अब थर्ड क्वाड्रेंट में गया पार्टिकल, तब ये यहां पहुंचा पार्टिकल तो प्रोजेक्शन यहां आ गया नीचे, और जब पार्टिकल यहां पर आया तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर पहुंच गया सी पर। ठीक, इसके बाद पार्टिकल वापस आ गया ए पर, प्रोजेक्शन फिर यहां पर आ गया। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करता है तो उसका सामने वाले डायमीटर पर डाला गया प्रोजेक्शन मीन पोजीशन सेंटर के अबाउट सर्किल के टू एंड फ्रो मोशन करता है। पहली बात, सामने सामने जा रहा है, ऊपर इधर आया फिर यहां पर आएगा इस डायमीटर पर भी। थोड़ा सा फर्क है, पहले हम इस डायमीटर पर लेते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, इस फिनोमिना में इंटरेस्टिंग ये है, हालांकि हम इसको आगे डिस्प्लेसमेंट में प्रूव कराएंगे, इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे ये पार्टिकल ए से ए डैश पर गया तो जो प्रोजेक्शन था वो ओ से कहां पहुंचा? एम पर। देखिए, अगर हम टाइम यहां से स्टार्ट करते हैं t0, ये एंगल मूव हुआ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहां सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी और इसकी ये जो क्यों इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैच करती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है। सारी बात समझ में? क्यों? इसने एक कंप्लीट सर्किल किया टाइम पीरियड, तो इसका भी एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ ना। यहां देखें, पार्टिकल जब ए से ए डैश पर पहुंचा उस समय इसने थीटा एंगल मूवमेंट किया। टाइम हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता, आपको मालूम होगा ये बात। ठीक है ना? जरा देखें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ से एम तक जाने में? वाई हुआ। जरा ध्यान दें बात पर, नहीं तो आगे थ्योरी कनेक्टेड है, कुछ भी समझ में नहीं आगे आएगा रेफरेंस में। यहां से यहां तक जाने में वाई डिस्प्लेसमेंट मूव किया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा में साइन थीटा यहां लगा दो जरा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन ये रेडियस। अगर हम रेडियस को ए लिख रहे हैं और यही रेडियस यहां पर एम्पलीट्यूड का काम करेगा, है ना, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड हो गया जर्नी का जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जरा देखें क्या बना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये बन गया है। इसका मतलब कि जो मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो एसएचएम कर रहा है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट साइन से दिया जा रहा है। आ रही बात समझ में? दूसरी एक बात और, जो कि हमने वहां इसको नहीं वहां से बनाना है, इसके तो डेरिवेशन है आपके यहाँ डिस्प्लेसमेंट के, तो वो तो डेरिवेशन में करेंगे। ठीक, यहाँ एक और पॉइंट देखें, जरा फिर समझें इस बात को। जब पार्टिकल ए पर था उस समय
जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो वो ओ पर स्ट्राइक हो रहा है ना, उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक, जब पार्टिकल ए से बी पर पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना। ये किसके इक्वल है, सर्किल के रेडियस, और यही एम्पलीट्यूड है। टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम यहां से यहां तक आने में आगे हुआ ना, यहां पर टाइम ले लो। तो यहां अगर आप इसके डिस्प्लेसमेंट को पॉइंट पॉइंट प्लॉट करें तो ये बनेगा ऐसे। अब जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो फिर ये वापस आ गया नीचे, तब आप प्लॉट करें तो ये बनेगा। ठीक, और उसके बाद नीचे यहां पर हम बना नहीं रहे, इसका मतलब क्या कर्व बना, साइन कर्व। समझ में आ रही बात, ये साइन कर्व बन गया। अब हम इसी चीज को, आप इनको बाद में बनाएंगे, हम इसको यहां पर आपको समझाते हैं, फिर से दोबारा देखिए। इसका मीनिंग ये है कि हम एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रेफरेंस सर्किल बनाकर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के सभी डेरिवेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वो सभी रेफरेंस सर्किल से ड्राइव हो जाते हैं। समझ गए ना बात। तो अब जरा चेक करें, हमने ये पहला एग्जाम्पल लिया, इसमें ये पार्टिकल किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। टाइम हमने यहां से स्टार्ट किया, t = 0। ठीक, पार्टिकल ए पर है, टाइम यहां पर t 0 है। इसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट AM पर पहुंचा। ठीक, जब ओ, तो प्रोजेक्शन पार्टिकल पहुंचा ए से, मान लीजिए ये पॉइंट A' है, प्रोजेक्शन पहुंच गया O से M पर। ठीक, ये प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हम इस एक्सिस पर लेंगे, y पर, ये y एक्सिस है हमारा। ठीक, अभी समझ में आ जाएगा, ये लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, लेकिन टाइम आगे जाएगा तो इसलिए नेचुरल है, आगे बढ़ा के बनाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद जब यहां पर A से B पहुंचा तो हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया, ये पार्टिकल जो प्रोजेक्शन था वो यहां से यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखना इसके न्यूमेरिकल सर्किल से कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं कंपैरेटिवली मैथमेटिकल इक्वेशन से। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट कंप्लीट होना। समझ गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट अगला पार्ट। ठीक, इसके बाद पार्टिकल यहां आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तब ये आपका प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डाउन हो गया। आप यहां से पॉइंट को मिलाते जाएं आगे। हाँ, 1 मिनट। इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो प्रोजेक्शन किधर हो गया, नीचे। आप यहां से डॉट डॉट करके मिला दे, ये प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आया तो ये वापस आ गया। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होती है, साइन थीटा की होती है ना, ये साइन का कर्व है, तो इसकी हम इक्वेशन को लिखेंगे y = a sin ω t। ये सर्किल जब A से स्टार्ट होके दोबारा A पर आया तो कंप्लीट टाइम पीरियड T हो गया, या टोटल एंगल 2π, तो हमने इसको T लिख दिया, T/2। ठीक, क्योंकि टाइम लिया है इसलिए T लिख दिया है, एंगल ले ले तो 2π लिख दिया। समझ गए ना, π/2। अब इसी को हमने वहां नहीं दिखाया था, अब हम x एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए, जब पार्टिकल A से था, सेम क्वेश्चन है, और T0 से यहां से जर्नी स्टार्ट होती है, और हमने ये लाइन x एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन नीचे ड्रा करनी। सबसे पहला काम एग्जामिनेशन में, ये 11th में आते हैं बनाने को, इनमें डॉट डॉट करके नीचे बढ़ा लेना, जिससे मिस्टेक ना हो। जैसे हमने यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ बढ़ा दिया y में, और फिर इसको मिला दिया यहाँ पर। आ रही बात समझ में। ठीक उसी तरह से इनको डॉट करके नीचे लाएं, और जरा देखें, यहां से जब पार्टिकल था तो आगे बढ़ाओ, यहां पर ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है O से A। क्यों है मालूम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। ऐसा नहीं है कि आप कहें नहीं हम यहां से मेजर करेंगे, इसको नहीं, आपकी थ्योरी में मीन पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी इतना है, इसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर या सर्किल के रेडियस के बराबर। ठीक, हमने यहां पर नेचुरल है कि सर्किल का रेडियस A ले लिया है, और यही एम्पलीट्यूड चल रहा है। आगे बढ़े, ये यहां पर परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट पर आया। ठीक, अब जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट करें, ये इधर आया,
तो परपेंडिकुलर सेंटर पर आ गया, आगे बढ़ाओ, ये पॉइंट हो। इसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तब परपेंडिकुलर इधर को आया, ये आ रहा है ना। इसके बाद जब थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो ध्यान दें परपेंडिकुलर फिर वापस आया मीन पर, ये वापस आया। और फिर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो परपेंडिकुलर फिर अपनी ओरिजिनल उस पर आ गया पोजीशन, मीन यहां पर ए पर। ठीक, अब ये कर्व किसका है? कॉस का है। अगर मैथमेटिकली भी देखें, जैसे अभी हमने आपको मैथमेटिकली शो करके दिखा दिया कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, वैसे मैथमेटिकली भी निकल आएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और ये तो दिख ही रहा है कॉस का कर्व है, ये टोटल टाइम पीरियड t है, ये यहाँ एम्पलीट्यूड है और यही सर्किल ऑफ रेफरेंस का रेडियस है। हाँ, क्या पूछ रहे तुम बताओ। प्रोजेक्शन मतलब ये है कि जैसे ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर प्रोजेक्शन डालो, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, ये प्रोजेक्शन हो गया यहाँ। उस पॉइंट को, अरे पार्टिकल यहाँ है तो सामने वाले डायमीटर पर परपेंडिकुलर डाल दो, तुम प्रोजेक्शन की जगह परपेंडिकुलर लिख दो। हाँ, इससे यहाँ पर डालो परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर डॉट का पॉइंट है, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लग रहा है, लगा रहे हो, गिर रहा है, समझ गए ना बात? उसी को प्रोजेक्शन वर्ड यूज कर दिया है। ये है, यहाँ देखो पार्टिकल यहाँ है, ये इतना आसान होता है बनाना, फटाफट डॉट डॉट करके मिलाओ। और यहाँ पर ये पहले से डिस्प्लेसमेंट इतना है, ऑरिजिन, यहाँ ऑरिजिन तो इसी की लाइन में खींचोगे, आप दूसरी जगह ऑरिजिन को बना ही नहीं सकते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये पार्टिकल यहाँ मिलाओ, ये पॉइंट मिला दो। इसके बाद पार्टिकल गया यहाँ पर, नीचे आओ, यहाँ मिला दो, टाइम आगे बढ़ाते रहो। फिर इसके बाद पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ आओ, यहाँ मिला दो। इसके बाद पार्टिकल यहाँ गया, फिर यहाँ मिला लो पॉइंट। फिर इसके बाद पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इस पॉइंट को मिलाओ, इनको मिला दो, उठा के करो। ये बहुत आसान होता बनाना, समझ गए ना बात? आगे पहुंचे। अब की बार हमने टाइम तो यहीं से स्टार्ट किया, लेकिन हमने जो जर्नी है वो क्लॉकवाइज कर दी। देखें क्या फर्क पड़ता है। पहले वाई पर प्रोजेक्शन डालें। ध्यान रहे कि जो जो हमने इक्वेशन लिखी हैं ये मैथमेटिकली भी बहुत आसानी से निकल आती है। इससे थीटा ओमेगा टी लिखो, समझ गए होगे, अभी लिखा था साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आ जाएगा, समझ गए ना? यहाँ चेक करें, यहाँ से देखिए आप कितने, अब जल्दी बनाए। यहाँ पर आए, कुछ नहीं करना, यहाँ सीधे आगे लाइन बढ़ाए आगे, इससे डॉटेड लाइन लें, नीचे डॉटेड लाइन लें, क्योंकि हमें वाई एक्सिस पर देखना है। ठीक, इस पॉइंट यहाँ आ गया। इसके बाद पार्टिकल जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, इधर नीचे जा रहा है, तो पहले नीचे बनेगा, समझ गए ना? इसके बाद पार्टिकल ये यहाँ आया, ठीक, तो ये वाला पोर्शन ये नीचे आया, फिर ये प्रोजेक्शन तुम्हारा वापस आ गया। जब ये नीचे आएगा तो प्रोजेक्शन भी नीचे आएगा। जब ये डी से सी पॉइंट पर जाएगा तो प्रोजेक्शन वापस आ जाएगा, कहां पर? डी से ओरिजिन पर, यानी सेंटर पर। ठीक है, तो ये आ गया वापस। और इसके बाद ये जब इसमें आया क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो नेचुरल आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल गया, और फिर वापस आ गया, तो यहाँ रिपीट। किसकी इक्वेशन है? माइनस साइन थीटा, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, जिनके पास मैथ नहीं है उनको ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए साइन और कॉस की। आप बात समझ गए ना इस चीज को? ठीक है ना? तो उसके लिए मैथ के जो है लेक्चर आपको देखे हुए होने चाहिए कि साइन और कॉस कर्व क्या है। बहुत सारे हैं जिनके पास मैथ नहीं होती है, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है वीडियो। तो जो मैथ नहीं है उनको ये जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स वाले फिजिक्स के लेक्चर जरूर देखें, वहां कर्व ये बनवाए गए हैं साइन कॉस टेन सभी के। ठीक है ना? अब हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको डॉट करके आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, चेक कर लें इधर को जा रहा है, तो ये पार्टिकल ये भी इधर आ जाएगा प्रोजेक्शन। यहां पर ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट इतना है तो नीचे ये डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया। फिर पार्टिकल यहां आया इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो डिस्प्लेसमेंट ये कम हुआ, यहां पर हो गया 0। ठीक, ये पहुंच गया। इसके बाद पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो इधर आएगा, इस क्वाड्रेंट में आया तो नेचुरल है कि फिर वापस आएगा और फिर यहां पर ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां बना लेना पूरा कॉस का कर्व, नेचुरल है, ये कोसाइन का कर्व है, इसलिए x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये x एक्सिस पर है इसलिए x लिया है, ये y पर है इसलिए y लिया है। सेकंड देखें, इसमें हमने आपको इक्वेशन भी लिख के दिखाई है। यहाँ t0 यहां से स्टार्ट किया है, मोशन कैसा है?
क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे ये लिया था क्लॉकवाइज। बाद में आपको ये लर्न हो जाते हैं कहाँ से शुरू करो, साइन होता किस जगह से कॉस होगा वो पता लग जाएगा आपको। देखिए T0 यहाँ से स्टार्ट करो, y एक्सिस पर निकालना है, यहाँ से डॉट करके आगे बढ़ाएं, डॉट डॉट करके, ठीक। ये ऑलरेडी जब टाइम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस क्वाड्रेंट पे होगा थर्ड में, ये A से B को जाएगा, तो ये प्रोजेक्शन जो है आपका जो y एक्सिस पर है वो A से ओरिजिन की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको O लिख दे रहे हैं यहाँ पर, समझ गया ना। तो आप देख लें यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया ऑलरेडी, ये डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल पहुंचा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ प्रोजेक्शन डालोगे तो ये पार्ट आएगा, इसके बाद ये फर्स्ट में तो ये आएगा, और फोर्थ में वापस आ गया तो ये बन गया, ये इक्वेशन माइनस कॉस थीटा की है, समझ गए ना। इसलिए ये y इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। और हमने यहाँ कोशिश की है आपको दिखाने की कि देखिए अगर जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और किसी एट एनी इंस्टेंट टी पर, ये यहाँ पर है, ठीक, तो ये स्टार्ट हो रही है एट एनी इंस्टेंट टी पर, कोई भी पॉइंट ले लें, चलो हमने ये लाइन खींच दी। अब जरा यहाँ ध्यान देना बात पर, ये ओमेगा टी है तो ये एंगल भी ओमेगा टी होगा, ठीक है। कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर y नेगेटिव होगा, ठीक से देख लें, ठीक है ना, y नेगेटिव होगा, ऊपर y पॉजिटिव, इसलिए y को माइनस में लें, और एम्पलीट्यूड तो मैग्नीट्यूड होता है इसलिए उसको a ले लें, वही सर्किल का रेडियस है। तो ऑलरेडी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। मतलब आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं और मैथमेटिकली शो भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब इस वाले पर ये हमने जो परपेंडिकुलर डाला था y एक्सिस पर था, अब ये परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, इसको लिखते समय यहाँ पर x और ये y जरूर नोट कर देना, ठीक है ना। तो अब जरा चेक करो, पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है, सीधी लाइन को ये तो आगे बढ़ा दिया करो, x एक्सिस बना लो, इस लाइन के पैरेलल बना लो, और फिर ये x एक्सिस पे बनाना है, डॉट डॉट करके लाइन को खींच लो, वो अपने आप बन जाएगा ग्राफ। फिर यहां से स्टार्ट होता किधर जा रहा है, इस तरफ, ठीक है, क्योंकि टाइम यहां पर है T0, तो नेचुरल है पहले थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलेगा ये। तो आप इसको यहां जब प्रोजेक्शन डालेंगे तो किधर जाएगा, ओरिजिन से इस तरफ को जाएगा ना, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये आपका ग्राफ मिला दीजिए, ग्राफ बन गया। काय का ग्राफ बना ये, माइनस साइन। आप अगर यहां पर चेक करना चाहें x को तो यहां पर देख लें, ये ओमेगा टी है, ये कितना होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। यहां पर ये ओमेगा टी होगा तो कॉस लगा दिया पाई बाई टू माइनस थीटा। यहाँ पर x नेगेटिव में होगा, माइनस एक्स अपॉन ए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी हो गया। ध्यान रखना ये ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी होगा। आप चाहे यहां से ले लें, यहां से इसको लेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, समझ गया ना। तो x बन जाए, साइन लगाएंगे तो y आ जाएगा, उसमें क्या है, ये y लगा दो। आपका ये एंगल ओमेगा टी है ना, ये वाला, तो ये ओमेगा टी होगा, और ये कितना हो गया 90 माइनस ओमेगा टी, जो कि हमने यहां पर यूज किया है। आगे बात समझ में। ये आप कर्व देख लो, कर्व माइनस साइन थीटा का है, लेकिन मैथमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि मैथमेटिकली इससे निकल आता है। इस पर आए, यहां पर हमने T0 यहां पर लिया है और जर्नी किधर है, एंटी क्लॉक ले ली है। जरा चेक करें y एक्सिस पर, इसको डॉट करके मिलाएं, इसको डॉट डॉट करके मिलाएं, और ये जर्नी इधर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एरो इधर को है, T0 यहां पर है, नेचुरल है, इधर को ऐसे एंटी क्लॉक मूव करेगा, ठीक। तो जब एंटी क्लॉक मूव कर रहा है तो यहां पर जब डॉट करके मिलाएंगे तो ये कर्व इस तरह का बनेगा। आप मोशन को देख सकते हैं, पार्टिकल पहले नीचे जाएगा, ये नीचे को गया, और इसके बाद ये जर्नी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। आप अगर चाहें तो यहाँ पर साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर में y नेगेटिव है और a तो पॉजिटिव ही लेते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक इसी तरह से नीचे x एक्सिस पर, समझ गए ना। तो x एक्सिस पर डॉट करके इसको मिलाएं, जर्नी इधर से स्टार्ट होती है, यहां से इसको मिलाते जाएं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कौन से एंटी क्लॉक हैं, एक ये एंटी क्लॉक है और दूसरा ये एंटी क्लॉक है। जरा ध्यान देना, जब हमने T0 यहां पर स्टार्ट किया तो साइन की इक्वेशन बनी। जब T0 हमने यहां से स्टार्ट किया तो इक्वेशन काहे की बन रही है, माइनस साइन की, y एक्सिस पर ले रहे हैं, ठीक। ये वाली केवल बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर करते हैं स्टार्ट तो साइन की, यहां से स्टार्ट करें तो माइनस साइन, यहां से स्टार्ट करें तो कॉस की बनेगी, यहां से स्टार्ट करें तो माइनस कॉस की।
आप समझ गए होंगे जान, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से क्लॉक में आप सेट कर लेंगे, ठीक है ना, और आसानी से बन जाता है डायग्राम है, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको रेफरेंस सर्किल का बेसिक बता दिया है। हम इसी को कल आगे जो रेफरेंस सर्किल से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के डेरिवेशन किए जाते हैं उनको आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो आप इसको तब तक बनाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।